प्रस्तुत व्यंग्य में वर्णित स्थान, काल, पात्र एवं घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति, दल या संस्था विशेष से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जिस काल और परिस्थितियों में हम रह रहे हैं उसमें कहीं कोई मेल या समानता दिखे तो ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे संयोग मात्र ही माना जाना चाहिए। नमस्कार, उलटवासी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इस समय देश पर घमंडिया रोग छाया हुआ है। घमंडिया के वायरस फैले हुए हैं और जिसको देखो वही घमंड करता हुआ नजर आ रहा है। इस घमंड की वजह से बहुत सारे जो जीने के तौर तरीके हैं उन पर असर पड़ रहा है और हम देख रहे हैं कि समाज किस तरह से घमंडिया होकर तरह तरह से रिएक्ट कर रहा है। उसके अच्छे बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। तो आज का व्यंग इस घमंडिया रोग पर ही है। घमंडी लाल हमारे इस समय सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, तो उनको केंद्र में रख के लिखा गया है ये व्यंग। हाजिर है। इसका शीर्षक है घमंडियापे का प्रकोप और घमंडी लाल। कहा जाता है कि घमंड के पीछे परम और चरम दर्जे की मूर्खता होती है। एक दूसरे के बिना दोनों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। दोनों के बीच ऐसा ही रिश्ता होता है जैसे कि बीजेपी और आरएसएस का है, या नीतीश और पलटबाजी का है, या कांग्रेस और चापलूसी का है, या फिर मीडिया और गोदी का है। घमंड और मूर्खता में एक सानुपातिक संबंध भी होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरे भी बढ़ेगी ही। इसीलिए जो जितना बड़ा मूर्ख होता है वो उतना ज़्यादा घमंड भी करता है। मनोविज्ञान का ये नियम व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि देश और समाज पर भी लागू होता है। औषधि विज्ञान के अनुसार घमंड एक संक्रामक रोग है। इसे वैज्ञानिक भाषा में घमंडेरिया कहते हैं। घमंडेरिया के जीवाणु कोरोना और जैसी जो महामारियां होती हैं उससे भी बहुत तेजी से फैलते हैं। इसके लक्षण अचानक भी प्रकट हो सकते हैं और धीरे धीरे भी। ये व्यक्तियों की प्रतिरोधी क्षमता पर निर्भर करता है। घमंडेरिया का सबसे बड़ा हमला मस्तिष्क पर होता है, दिमाग पर होता है, जिससे रोगी का जो विवेक है वो शून्य पड़ जाता है, वो जाता रहता है। फिर वो घमंडियों की तरह हरकतें करने लगता है। इसका इलाज बहुत कठिन है। इसके लिए शॉक थेरेपी अपनाई जाती है। आमतौर पर कभी काम करती है, कभी नहीं भी करती है। अब यह शोध का विषय हो सकता है कि पहले घमंड आया या मूर्खता, या फिर दोनों पैडल मारते हुए पहियों के साथ साथ चले आए। आदम और हव्वा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। वे वर्जित फल सेब खाने में व्यस्त रहे होंगे। घमंड का यह है कि यह देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। इसका सीधा संबंध शासक वर्ग से होता है। अगर राजकाज मूर्खों के हाथ में चला गया तो समझ लीजिए कि घमंड बढ़ना लाजमी है। अब अगर सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग घमंडी हो जाएं तो लाजमी है कि थ्योरी ऑफ परकुलेशन यानी रिसन के सिद्धांत के तहत रिश्ता हुआ घमंड नीचे तक फैलता जाएगा। रिसकर पहले ये घमंड दरबारियों में जाता है, फिर वहाँ से चारणों और भाटों में। चारण भाट राजा के घमंड का महिमा मंडन शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर को मालूम नहीं होता है कि गर्व और घमंड में क्या अंतर है। मसलन वे समझ नहीं पाते कि हमें भारतीय होने पर गर्व है और गर्व से कहो हम हिंदू हैं में क्या फ़र्क होता है इन दोनों में। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग अभिमान, स्वाभिमान, अहंकार, घमंड, दंभ, गर्व, दर्प आदि शब्दों के अर्थों, गुण दोषों और उनके अंतरों को जानते हों, मगर उनकी एक मुश्किल होती है। वे केवल राजा का गुणगान कर सकते हैं, इसलिए ढोल मजीरों के साथ वही करते रहते हैं। प्रचार और महिमा मंडन की इस प्रक्रिया में घमंडी लाल उनके लिए देवतुल्य हो जाता है। वे घमंडी लाल की छाती, वाणी, झूठ और बड़बोलेपन सबको घमंड में फेंट देते हैं। फैक्ट चेक उनके एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में शामिल नहीं होता है। अगर घमंडी लाल ने कह दिया कि वो अगले 20 साल तक लाल किले से झंडा फहराएगा तो वे भी उसी को बारंबार दोहराने लगते। अगर उसने कह दिया कि भारत विश्व गुरु बन गया है तो उसकी रट लगाने लगेंगे। उनका सॉफ्टवेयर इस तरह का होता है कि बराबर रिपीट बटन दबाता रहता है। ये बीमारी
एक खास किस्म के सजातीय और सधर्मी समुदाय में ही फैलती है। इसीलिए अब ये बीमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर उस समुदाय के लोगों में फैल चुकी है। वे भी घमंडेरिया में आकर वैसी ही हरकतें कर रहे हैं जैसे देशी घमंडेरिया रोग के ग्रस्त रोगी। घमंडी लाल के उल्टे सीधे कामों को चमत्कार की तरह पेश करना उनका हुनर माने जाने लगा है। इसके लिए वे पुरस्कृत किए जा रहे हैं, उन्हें दरबार में बुलाया जाता है, इनामों इकराम से नवाजा जाता है। वे भी झुक झुक कर कोर्निश बजाते हैं। कुछ लोग तो साष्टांग दंडवत होकर बिछ जाते हैं। घमंडियापे का पूरा माहौल बन जाता है तो घमंडियाने की होड़ भी शुरू हो जाती है। जैसे आधी बाह का कुर्ता फैशन में आता है, वैसे ही पूरी मूर्खता का घमंडियापे का चलन चल पड़ता है। टाई कोट पहनने वाले लोग भी दे दनादन घमंड पेलने लगते हैं। जो भी इस घमंडीकरण के सामने आता है उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। धीरे धीरे देश के जिस्म पर घमंडियों के गैंग उगाए हैं। वे जगह जगह घमंड संसद आयोजित करते हैं, घमंडियों की प्रतिस्पर्धा करवाते हैं, उनके वीडियो बना बनाकर वायरल करते हैं। इन घमंडी गैंगों को एक एजेंडा थमा दिया जाता है जिसमें सबसे ऊपर होता है घमंडी लाल की जय जयकार करना, और जो बोलने से इनकार कर दे उसे देशद्रोही ठहराकर पाकिस्तान चले जाने की विनम्रता से रहित सलाह देना। इसीलिए आप सभा सेमिनारों में एक ताल में घमंडी घमंडी का संवेद स्वर सुनते रहते हैं। आर्यावर्त इस समय इसी घमंडेरिया से ग्रस्त दिखलाई दे रहा है, लेकिन घमंडी लाल पर इसका सबसे ज़्यादा असर है क्योंकि इस बीमारी का पहला शिकार वही हुआ था। उसके ब्लड टेस्ट में इसके वायरस भी मिले थे। इसीलिए सबसे ज़्यादा वही घमंडिया रहा है और घमंडिया कर अनाप शनाप बोल भी रहा है। उसे ना तो अपने पद की गरिमा याद रहती है और ना ही अपने गौरवशाली अतीत की। चोटिल अहंकार से वो इस कदर उत्तेजित हो जाता है कि बहुमूल्य चीज़ों को नष्ट करने लगता है। राजवैद्य ने उसके घमंडीपन के इलाज के लिए नाना प्रकार की औषधियाँ दी, मगर वे उसका घमंडियाना दूर नहीं कर पाए। हार कर उन्होंने घमंडीपन को असाध्य रोग घोषित कर दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये रोग या बीमारी सत्ता परंत रहती है, यानी सत्ता से जाने के बाद ही ये बीमारी खत्म होती है। जिन्हें भी घमंडेरिया हुआ है वे भी तभी ठीक होंगे जब घमंडी लाल सत्ता से चला जाएगा। हालांकि कुछ लोग फ्रायड बाबा को याद करते हुए बीमारी के कारण और निदान सुझा रहे हैं। जीवन साथी से अलगाव या आत्म आरोपित ब्रह्मचर्य से मनुष्य के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का घमंड भी एक लक्षण माना जाता है। घमंडी लाल में ये साफ दिख रहे हैं, मगर राजवैद्य तो छोड़िए, किसी और में भी ये हिम्मत नहीं है कि उसे ये बीमारी बताकर इलाज करवाने की सलाह दे। राज दरबार के कुछ लोग उसके इस घमंडियापे से बुरी तरह दुखी हैं, मगर वे क्या करें। उनके पास चारा ही क्या है सिवाय इसके कि वे भी घमंडिया जाएं और घमंडियापे को राजगुण की तरह स्थापित कर दें। दरअसल समूचे आर्यावर्त में एक बड़ी गलती हुई। अव्वल तो लोग घमंडियाने की बीमारी को समय पर भांप ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। फिर ढिंडोरचियों ने प्रजा को चारों तरफ से घेर घेर कर राजा की महान घमंडी उपलब्धियों को बखानना शुरू कर दिया। चारों दिशाओं में राजा के घमंड की कीर्तियां फैलने लगी। इसका नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे बहुत से लोगों को लगा कि राजा अगर घमंडी हो तो अच्छा है। कई लोग तो यहाँ तक कहते पाए जाते हैं कि वो राजा ही क्या जो घमंडी ना हो। घमंड राजा का आभूषण है, वो घमंड से और भी चमकता दमकता है। जो राजा घमंडी नहीं होगा उसे कोई घास भी नहीं डालेगा, यानी घमंडी घास खाकर राजा और बलवान होता है। लेकिन राजा को यह बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई और भी घमंडी हो। घमंडी क्या गर्वीला भी हो तो वो घबराने लगता है, उसे अपनी सत्ता खतरे में दिखने लगती है। इसलिए अपनी समस्त शक्ति से वो उसे खत्म करने में जुट जाता है।
अपने जासूस, कोतवाल, सेना सब उन पर छोड़ देता है, यहाँ तक कि उसे किसी जाल में फंसाकर कारागार तक में डाल देता है। लेकिन जैसा कि हर राज्य में होता है, आर्यावर्त में भी हो रहा है, बहुत सारे लोग राजा के घमंडीपन को बताने लगे हैं, उसके नुकसान फ़ायदे गिनाने लगे हैं, उसके खिलाफ एक मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी है। उन्होंने राजा का नाम घमंडी लाल ही रख दिया है। ये नाम ऐसा पॉपुलर हो गया कि सबको पता है कि घमंडी लाल कौन है। उसके नाम को लेकर तरह तरह की कविताएं बन गई हैं और कई लतीफ़े तो पूरे विश्व में मशहूर हो गए हैं। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि राजा की बीमारी का इलाज कब होगा, और अगर जल्दी इलाज ना हुआ तो ये घमंडेरिया रोग पूरे देश को किस हालत में ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।